एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये है मेरा प्यारा सा और सुंदर सा घर, शांति निकेतन। और इसमें मेरे साथ रहती है मेरी प्यारी सास सविता वीरानी, मेरे हैंडसम और केयरिंग पति मिहिर वीरानी, और मैं हूँ आप सबकी चहेती तुलसी वीरानी। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको मेरा ये हटके स्टाइल वाला होम टूर कैसा लगा। क्या तुलसी बेटा, ये तो कैमरा लेकर ये ब्लॉग वॉग क्या बनाती रहती है? ब्लॉग नहीं माँ जी, ब्लॉग कहते हैं उसे। मैं तो बस अपनी सारी लाइव वीडियोस में रिकॉर्ड करके दुनिया के साथ शेयर करती हूँ, वो भी यूट्यूब के जरिए। और ब्लॉगिंग करना मुझे बहुत पसंद है माँ जी। आपको पता है, कल ही मेरे पूरे 2000 सब्सक्राइबर भी हो गए, तो उसी खुशी में मैंने ये होम टूर का वीडियो बनाया है और अब मैं इसे अपलोड करने वाली हूँ। लेकिन बेटा, ये सब दुनिया को दिखाने से सबकी नजर लगती है ना? नहीं माँ जी, किसी की नजर नहीं लगती। अगर हमारा जिंदगी को देखने का नजरिया अच्छा होगा तो हमारे साथ भी सब कुछ अच्छा ही होगा, और तब तो ये नजर वगैरह कुछ भी नहीं होता। हाँ बेटा, ये बात भी सही है। मेरी YouTube फैमिली भले ही 2000 लोगों की हो, लेकिन मैं उससे बहुत खुश हूँ माँ जी। और तुलसी मैया की कृपा से वो एक दिन जरूर आएगा जब मेरे 2000 से 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। फिर एक दिन तुलसी आंगन में मौजूद तुलसी के पौधे की पूजा करके उसके सामने दीप प्रज्वलित करती है। हे तुलसी मैया, मेरे घर पर हमेशा आपकी आशीर्वाद की छाया बनाए रखना, हर किसी की सेहत को अच्छा रखना और दुखी व्यक्ति के दुख दूर करना। बस यही प्रार्थना है आपसे। जय माँ तुलसी। सच में तुलसी, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे इस मॉडर्न जमाने में तुझ जैसी सुशील और संस्कारों वाली बहू मिली है। शुक्रिया माँ जी। हमें जमाने के साथ बदलना तो चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति और रीति रिवाजों को हमेशा बरकरार भी रखना चाहिए। तुलसी और सविता दोनों कहने को तो बस सास बहू होती हैं, लेकिन उन दोनों का रिश्ता माँ बेटी से कम नहीं होता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मिहिर? हम दोनों अकेले कैसे जा सकते हैं ट्रिप पर? नहीं नहीं, हमारे साथ माँ जी भी आएगी। ठीक है तुलसी, जैसा तुम कहो। एंड थैंक यू सो मच। बाकी बहुएं तो अपनी सास से नफरत करती है, लेकिन तुम मेरी माँ को कभी नहीं भूलती, क्योंकि माँ जी मेरी सास नहीं, बल्कि वो भी मेरी माँ ही है। मेरी सगी माँ से कम नहीं है वो। हाँ तुलसी, और तुम्हें पता है, माँ और मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई बड़ा पुण्य किया होगा जो तुम हम दोनों की जिंदगी में आ गई। तुलसी की एक चचेरी बहन भी होती है जिसका नाम अमृता होता है, और वो अपनी सास मेनका के साथ हर समय दुखी रहती है। ओफो अमू, अब क्या हो गया तुझे? देखना तुलसी, मैंने और रवि ने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया था, लेकिन मेरी सास ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। मतलब उसने हमें एक साथ जाने से रोक दिया और कहा कि वो अकेली नहीं रह पाएगी, इसीलिए वो ये चाहती है कि हम दोनों भी ना जाए, उसके साथ घर पर ही रुके। अरे तो फिर तुम दोनों उन्हें भी साथ में लेकर जाओ ना। नहीं तुलसी, वो पहले भी कई बार हमारे साथ घूम चुकी है ट्रिप्स पर। वैसे तो वो अक्सर अपनी सहेलियों या बहनों के घर पर 2-2, 3-3 रातों के लिए रहने जाती है, और जब अब हम 2 दिनों के लिए बाहर जाना चाहते हैं तब उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी नहीं जा सकती क्या वो अपनी सहेलियों के घर? हाँ अमृता, बात तो एकदम सही है तुम्हारी। मैं कह रही हूँ ना तुलसी, वो ये सब कुछ जानबूझकर करती है। काश मेरी सास भी तेरी सास की जैसी होती। तुम दोनों की जोड़ी बेस्ट है, पर बहू इतनी लकी नहीं होती जितनी कि तू है तुलसी। सो तो है अमू, लेकिन मेनका काकी को भी तुम दोनों को अकेले में समय देना चाहिए। इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए उन्हें।
मेरा तो ये रोज का रोना है। तू बता। कुछ नहीं बहन, बस आराम चल रहा है। लेकिन तू टेंशन मत ले। ठीक है तुलसी। अब अमृता यूं ही तुलसी को कॉल कर करके अपनी सास के बारे में कहती ही रहती है। ऐसे ही एक दिन जब तुलसी का जन्मदिन होता है, तभी सविता उसके लिए ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान बनाती है और तरह तरह के तोहफे भी देती है। बाप रे, इतने सारे पकवान! और ये सारे मेरे फेवरेट हैं। और ये क्या, इतने सारे तोहफे! लेकिन सबसे प्यारा और सबसे अनोखा तोहफा तो मुझे ये लगा, आपके द्वारा लिखा हुआ खत माँ जी। थैंक यू सो मच। आपने मुझे हमेशा एक बेटी की तरह प्यार किया है। मोस्ट वेलकम तुलसी। ऐसी ही खुश रहे बेटा, तंदुरुस्त रहे। तू है तो ये घर है और हम सब है। ऊपर वाला तुझे एक लंबी आयु और सुखी जीवन प्रदान करे। बाकी सारी सास बहू की जोड़ियों के बीच में खटास और मिठास का रिश्ता होता है। और एक आप हो माँ जी, जिन्होंने मुझे कभी दुख नहीं दिया, हमेशा बढ़कर ही प्यार किया है मुझे। पता नहीं ये सब आप कैसे कर लेती हो। क्योंकि तूने भी मुझे कभी कोई दुख नहीं दिया बेटा। ना सिर्फ बहू का रिश्ता, लेकिन हर रिश्ते में हमें एक बराबर रहना चाहिए। अगर तुम दूसरों के साथ अच्छे से रहोगे, तो वो भी तुम्हारे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करेंगे। और मैं ऐसी इसीलिए हूँ, क्योंकि तेरी ये जो सास है वो भी कभी बहू थी, और मेरी सास ने भी मेरे साथ इसी तरह बर्ताव किया। उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि रिश्ते कैसे बनाए रखना चाहिए। सच कहा आपने। रिश्तों में समझदारी, अपनापन और प्यार ही होता है जो उसे बरकरार रखता है। फिर एक रोज अचानक से अमृता तुलसी के घर चली आती है। अरे क्या हुआ अमृता, वो अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? और तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? देखना तुलसी, आज फिर मेरी नकचड़ी सास ने मेरे साथ झगड़ा कर लिया। मैं जरा अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही थी, तो वो मुझे सुनाने लगी। उन्हें बाहर जाना था और मेरे घर पर ना होने के कारण उन्हें अपने प्लान कैंसिल करके घर पर रुकना पड़ा और खाना भी बनाना पड़ा। हे भगवान, वो मुझे जरा भी समझ कर नहीं लेती, और अब तो ये उनका हर बार का हो गया है। तभी वहां पर सविता आती है। माफ करना अमृता बेटा, लेकिन मैंने तुम दोनों बहनों के बीच चल रही बातों को सुन लिया। कोई बात नहीं काकी। देखो बेटी, अगर तुम कहो तो मैं बात करूं क्या मेनका बहन से? अगर तुम चाहो तो मैं मेनका बहन के साथ बात कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और उनके बीच में काफी तनाव चल रहा है, लेकिन मैं अगर एक बार उनसे बात करूंगी तो शायद वो तुम्हें समझ सकती हैं और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो जाएगा। अरे नहीं काकी, आपको माँ जी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। खामखा बात और बढ़ जाएगी। आपको पता नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल अच्छी औरत नहीं है। ऐसा नहीं कहते अमृता, मेनका काकी भी बहुत अच्छी है। बस अब वो थोड़ी सी बदल गई है, लेकिन हो सकता है कि माँ जी से बात करने के बाद में उनके स्वभाव में सुधार आ जाए। हाँ बेटा, मेनका बहन और मेरी पहले से ही बहुत अच्छी जमती है, तो वो मुझे समझ कर लेगी। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों सास बहू का रिश्ता ठीक हो जाए। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ काकी, लेकिन माँ जी अब पहले से काफी बदल चुकी है। मेरे और उनके रिश्ते को ठीक करने के चक्कर में कहीं आपका और उनका रिश्ता ना बिगड़ जाए, इसलिए आप प्लीज रहने दीजिए। अगर मेरे नसीब में यही लिखा है तो ये सब तो मुझे झेलना ही पड़ेगा ना। पर अमृता बेटा, अमृता उनकी बात नहीं मानती। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद, अरे क्या हुआ अमृता, अब रो क्यों रही हो तुम? तूने देखा ना वो ड्रेस जिसका मैंने तुझे कुछ देर पहले फोटो भेजा था? हाँ देखा मैंने अमृता, क्या बुराई है उसमें? 2 दिनों के बाद मेरी और रवि की फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है, और मैं उस खास मौके पर वो ड्रेस पहनने के बारे में सोच रही थी।
लेकिन माँ जी ने मुझे वो ड्रेस पहनने से इनकार कर दिया, वो भी ये कहकर कि वो ड्रेस काफी छोटा है और छोटे कपड़े पहनना बहुत गलत होता है। ओफो अमृता, इतने भी छोटे नहीं है वो कपड़े। तेरी सास को आखिर क्या हो गया है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब तू ही देख, मन तो करता है कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन सच कहूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं माँ और बेटे को अलग नहीं करना चाहती। ए, तू जा, तेरे और काकी की ट्रिप की तैयारियां कर। हाँ अमृता, वो तो हो ही जाएगी, लेकिन मुझे तो अब तेरी टेंशन हो रही है। तू मेरी टेंशन छोड़ दे बहन, और जा अपनी सास के साथ ट्रिप एंजॉय कर। अब देख, तुम दोनों सास बहू घूमने जा रहे हो, और यहाँ मेरी सास मुझे अपने साथ बस काम के लिए ही लेकर जाती है। कभी बाजार में ठेली पकड़ने के लिए, तो कभी अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर जाती है। उन्होंने तो मुझे नौकर बनाकर रखा है। फिर तुलसी और सविता दोनों सास बहू दूर कहीं 2 दिनों के लिए घूमने चली जाती हैं। लेकिन पूरी ट्रिप में तुलसी को तो बस अमृता की चिंता ही लगी रहती है। फिर ट्रिप से आने के बाद तुलसी एक दिन के लिए अमृता के ससुराल उससे मिलने चली जाती है। और तभी, अरे ये क्या अमृता, तेरा पूरा कपबोर्ड तो कितने छोटे कपड़ों से भरा हुआ है। और तो और तूने अभी भी कितने छोटे कपड़े पहने हैं। यार तुलसी, अब तू भी मेरी सास की तरह शुरू मत हो जा। ये कपड़े तो एकदम नॉर्मल कपड़े हैं। नहीं अमृता, ये किसी भी एंगल से नॉर्मल कपड़े नहीं लग रहे मुझे, बल्कि ये कपड़े तो वाकई में बहुत छोटे हैं। अब ये सब तो छोड़ दे यार। आ, हम दोनों बालकनी में जाकर बैठते हैं, फिर वो बुढ़िया सारा काम कर देगी, खाना भी वही बनाएगी। क्या? तुलसी देखती है कि अमृता अपनी सास के साथ बुरी तरह से पेश आ रही है, और अमृता का ये रवैया देखकर तुलसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या सोच रही है तू तुलसी? अरे खाना खाना, ये सारा खाना मेरी सास ने बनाया है। रोज मस्त मस्त पकवान बनाती है वो, और मैं तो अब कोई काम ही नहीं करती। उस बुढ़िया के साथ में ऐसे ही पेश आती हूँ अब, उसी लायक है वो। बस कर अमृता, अरे और कितना बुरा बनेगी तू? क्या? ये तू क्या बोल रही है तुलसी? अरे आज तक मुझे बस यही लगता था कि तेरी सास ही गलत है और तू हमेशा सही। लेकिन मैं तो सुबह से यहीं पर हूँ, और तब से देख रही हूँ मैं कि किस तरह से तू काकी के साथ बदतमीजी से बात कर रही है, काम करने में आलस कर रही है। अरे तूने तो ये कहा था कि तू और रवि कहीं ट्रिप पर जा ही नहीं पाते, वो भी काकी के कारण। लेकिन आज मैंने तेरे कमरे में कितने सारे फोटोज देखे, वो भी सिर्फ तुम दोनों की ट्रिप के। यहाँ तक कि काकी और तू भी कई ट्रिप पर गए हो। हाँ तुलसी, लेकिन वो सब तो नॉर्मल ट्रिप्स थी, उन्हें ट्रिप थोड़ी ना कहते हैं। यही 4-5 घंटे की दूरी पर घूमने गए थे हम लोग। तो फिर और कितनी उम्मीदें रखेगी तू? इतना बस नहीं है क्या तेरे लिए? अरे लोगों को तो ये तक नहीं मिलता। और सही कहा था काकी ने कि तुझे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि तेरा कपबोर्ड देखकर अब मुझे समझ आ गया है कि तू रोजाना कैसे कपड़े पहनती होगी। और ये सब देखकर तेरी सास ही क्या, यहाँ पर उनकी जगह पर कोई और भी होता ना, तो वो भी तुझे पहनने के लिए मना करता। लेकिन तुलसी, चुप हो जा अमृता, मुझे तेरी कोई सफाई नहीं चाहिए। तू ही कहती है ना कि मेरा और मेरी सास का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन वो इसीलिए है क्योंकि मैं भी उन्हें माँ की तरह प्यार करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ, और वो भी बदले में मुझे बेटी की तरह प्यार और सम्मान देती है। दुनिया का कोई भी रिश्ता इसी नींव पर कायम रहता है। अगर तू सामने वाले के साथ बुरी तरह से पेश आएगी तो आई एम रियली सॉरी। तो ये भूल ही जा कि वो आदमी तेरे साथ अच्छे से पेश आएगा। तुझे खुद को अपने आप में अच्छा बदलाव लाना होगा, और तभी जाकर सामने वाला भी बदलेगा। शायद तू सही कह रही है तुलसी, मैं ही गलत हूँ। मैंने ही मेरे सास के साथ अच्छा बर्ताव कभी नहीं किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी
उन्होंने कभी कोई काम करने से मना नहीं किया, भले ही वो मुझे दिन में 50 ताने कसती है, लेकिन उनकी डांट फटकार में भी चिंता और प्यार छुपी होती है। लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। थैंक यू सो मच तुलसी। तेरे समझाने पर आज मेरी आंखें खुल गई हैं और अब मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगूंगी और आज से इसी वक्त से अपने आप में अच्छा बदलाव लाने की शुरुआत करूंगी। बहुत खूब अमृता, और यही तो मैं चाहती हूँ। ये ले, ये है तुलसी का पौधा। आज ही इसे अपने घर के आंगन में लगा दे, क्योंकि जिस घर में तुलसी मैया का वास होता है उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। ठीक है तुलसी, फिर से तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह अंत में अमृता अपनी सास से माफी मांगती है और उनके साथ अच्छे से पेश आने लगती है, जिस कारण सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे निकम्मी लड़की, ठीक से बेल इन रोटियों को। और ये कौन से देश का नक्शा बना रही है तू? ओफो माँ, मैं कोई नक्शा नहीं बना रही हूँ। तो ये क्या तरीका है रोटियों को गोल आकार में बेलना? अब इतना तो तुझे समझ में आना चाहिए। अरे माँ, मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ ना। 1000 बार कोशिश कर चुकी है तू, लेकिन फिर भी तुझसे आज तक गोल रोटियां नहीं बन पाई। बेशरम कही की। अरे क्या माँ, आप सच में मेरी माँ हो या हिटलर हो, क्योंकि आप एकदम उसी की तरह बर्ताव कर रही हो। बस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो आप तो। अरे नालायक, पहले जब मैं तुझे कहती थी कि रसोई में आकर मुझे खाना बनाते हुए देख, कुछ सीख मुझसे, तब तो तूने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब तो तुझे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तेरी शादी की उम्र हो चली है। हे भगवान, अब सर मत पकड़ और जो कहा है वही कर। अरे कल को अगर तू अपने ससुराल जाएगी तो वो लोग कहेंगे कि मायके में कुछ सिखाया है कि नहीं। अरे अपने मायके वालों की इज्जत गंवानी है क्या तुझे? अच्छा बाबा ठीक है, मैं सीखती हूँ, लेकिन प्लीज माँ ये भाषण देना बंद करो। अब ज्यादा मुंह मत चला, हाथ चला आपने, बेवकूफ कही की। फिर अगले दिन हाँ यार, और बता क्या चल रहा है तेरा और मोहित का? सब ठीक है ना अभी? अरे ओ निर्लज्ज लड़की, बढ़िया ही लव गुरु बनने वाली, फालतू में समय जाया मत कर। और चल, आज तुझे मैं चावल बनाना सिखाऊंगी। अरे माँ, बस 5 मिनट दे दो ना, मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप जितना कहा है उतना ही कर, वरना आज तो मैं तेरा फोन ही तोड़ दूंगी। जब देखो तब टाइम पास करती रहती है। फिर योगिता कोयल को चावल बनाना सिखाती है। अरे माँ, अब ये चावल बनाना भी कोई सिखाता है क्या? ये कितनी सिंपल डिश है। बस पानी में चावल और नमक डालो और उबाल दो। लगती आसान है, पर असल में उतनी है नहीं। चावल में पानी से लेकर नमक तक हर चीज की मात्रा को ध्यान से डालना पड़ता है, और तभी जाकर चावल खिले खिले बनते हैं। ये देख, ये 1 चुटकी नमक मैं और डाल रही हूँ इसमें। ओफो माँ, आप ना ये 1 चुटकी सिंदूर वाला नाटक मत करो और मुझे चम्मच के हिसाब से नमक डाल के बताओ, क्योंकि आपका हाथ और मेरा हाथ अलग है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा बाबा ठीक है, समझाती हूँ मैं। इस तरह से योगिता पूरे दिल से कोयल को सिखा रही होती है। लेकिन उसके 3 दिन बाद जब कोयल चावल पकाती है तब वो उसे बिगाड़ देती है। हे भगवान, अरे ये क्या कर दिया तूने? सारे चावल का भरता बना दिया। पिछले 3 दिनों से मैं इतनी मेहनत लेकर तुझे सिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी तेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अरे माँ, अब ये सब नया नया है ना मेरे लिए, तो इतनी जल्दी मैं सब कुछ कैसे सीख पाऊंगी? अब ज्यादा भूली मत मन, बाकी की चीजें तो बराबर से जल्दी सीख लेती है तू, लेकिन बस रसोई में ही तेरा दिमाग बंद पड़ जाता है। अरे मैंने तुझे 56 भोग थोड़ी ना बनाने के लिए बोले हैं, मामूली से चावल भी नहीं बनाए जा रहे तुझसे। माफ कर दो माँ, अब से मैं ध्यान रखूंगी। पानी, नमक और बाकी हर एक चीज को नाप तोल कर ही डालूंगी।
और अब थोड़ा थोड़ा करके मुझे भी समझ आ रहा है माँ, इसलिए आप निराश मत हो। और देखना, बहुत ही जल्द मैं भी आपकी तरह अच्छा खाना बनाना सीख ही जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। उतने में वहां पर कोयल के पिताजी पराग आते हैं। अरे क्या हुआ योगिता, तुम्हारा मुंह क्यों फुला फुला सा लग रहा है? और कोयल बेटा, कहाँ तक आया तुम्हारा खाना? अरे आपकी बिटिया रानी के दिमाग में तो भूसा भर गया है, इसलिए इसे साधारण चावल भी नहीं पकाए जा रहे। अरे योगिता, अब इतना भी मत चिल्लाओ ना बेचारी को। देखो कितनी सहम सी गई है वो। अरे ये सब कुछ भी नहीं है, बस आपके सामने नौटंकी कर रही है। अरे नहीं माँ, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही हूँ। और मैंने बोला ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। तू तो चुप ही रहे, और मुझे अच्छे से पता है कि तू ये सब मन से नहीं कर रही है, क्योंकि अगर तू करती ना तो आज इन चावल का ये हाल कभी नहीं होता। अरे खाना तो तभी अच्छा बनता है जब वो मन से बनाया जाता है। अरे तेरा तन तो यहीं पर है, लेकिन मन तो कहीं और ही छोड़कर आई है तू। अरे क्या योगिता, तुम भी फिर से शुरू हो गई। देखिए, आप तो हम माँ बेटी के बीच में बिल्कुल मत बोलिए। मैं जिस तरह से कर रही हूँ मुझे वैसे ही करने दीजिए। अच्छा बाबा ठीक है, समझ गया मैं। बस इस पर ज्यादा चिल्लाओ मत, थोड़ा प्यार से और आराम से बात करो। इतना कहकर पराग वहां से चला जाता है। चल, अब तू यही चावल आज डब्बे में लेकर जाएगी। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं ये चावल ऑफिस में कैसे लेकर जा सकती हूँ? क्यों? आज तूने इतना अच्छा चावल का भरता बनाया है, तो इसे तो तू ऑफिस में ही लेकर जा और जाकर सबको खिला। अरे तेरे ऑफिस के दोस्त भी तो देखे कि कितनी बड़ी दिग्गज कलाकार है तू, जो सीधे साधे चावलों का भरता बना देती है। अरे नहीं माँ, ऐसा मत करवाओ मुझसे। मैं कल से एकदम अच्छे से पकाऊंगी, देखना आप। और मैं ये सच कह रही हूँ माँ, एकदम 100%। नहीं, तेरी मीठी बातों में मैं नहीं आने वाली, इसलिए आज तो तुझे टिफिन में यही मिलेगा। और इसी के कारण तुझे अच्छा सबक मिलेगा कि कल से तुझे खाना बनाने में कोई नाटक करना ही नहीं है। इज्जत से काम करेगी तो इज्जत मिलेगी, क्योंकि अब तू कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं रही। अब कोयल को ना चाहकर भी उस भरते जैसे दिखने वाले चावल को टिफिन में लेकर ही जाना पड़ता है, जिस कारण उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये माँ भी ना हर रोज मेरी कुकिंग क्लासेस लेती रहती है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वैसे वैसे मुझे माँ से डर लगने लगा है। एक तो मुझे खाना बनाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, फिर भी मुझे जबरदस्ती सब सिखाती रहती है। तभी वहां से गुजर रहा कोयल का भाई राजीव उसे सुन लेता है। अरे कोयल, इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अरे माँ जो भी तुझे सिखा रही है वो तेरे अच्छे भविष्य के लिए ही समझा रही है। और खाना ही तो बनाना है, थोड़ी ना कोई रॉकेट साइंस है जो तुझे बिल्कुल भी समझ ना आए। फिर भी राजीव, तुम लड़कों की लाइफ बहुत मस्त होती है, बस बाहर जाकर कमाओ, लेकिन लड़कियों को तो ये रोटी चावल वगैरह बनाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कोयल, हर किसी की जिम्मेदारियां अलग अलग होती है, और खाना बनाना सिर्फ लड़कियों को ही नहीं आना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि लड़कों को भी खाना बनाना जरूर सीखना चाहिए, ताकि बेवक्त जरूरत पड़ने पर वह खुद अपना खाना बना पाए, या फिर कभी कभार अपनी बीवी या अपने घर वालों के काम में मदद कर पाए। ये सब बस कहना आसान है, लेकिन तू नहीं समझ पाएगा। रहने दे, तू भी बिल्कुल माँ की कार्बन कॉपी है। बस भाषण देने में ही पीएचडी कर रखी है तुम दोनों ने। कोयल अब फिर से चावल खराब बनाती है, जिस कारण उसे फिर से चावल टिफिन में लेकर ही जाने पड़ते हैं, और अब वो काफी परेशान हो जाती है। अरे कोयल, तेरी माँ तो एकदम हिटलर ही है रे, इतना कठोर कोई कैसे हो सकता है? देख तो नित्या, तू तो मेरी पड़ोसन है, इसलिए तुझे नहीं पता कि माँ जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। मैं समझ सकती हूँ यार, और मेरी सास भी यही कहती रहती है कि योगिता काकी थोड़ी हिली हुई है,
अरे अब तो मुझे कैसे भी करके ठीक से खाना बनाना ही पड़ेगा, वरना माँ मुझे फिर से कोई ना कोई सजा देकर मेरी परेशानियां और बढ़ा देती है। फिर एक दिन जब कोयल को छुट्टी होती है, तब वो दिन भर बाहर ही रहती है। अरे क्यों उसे बार बार फोन करके तंग कर रही हो तुम? आ जाएगी ना वो? अरे आपकी लाडली बेटी को आज काम से बचना था, इसलिए वो दोपहर से बाहर गई है। उसे पता है ना कि आज छुट्टी है, तो माँ आज फिर से खाना बनाना सिखाएगी, और अगर गलती हो गई तो फिर से उसे कोई ना कोई सजा मिलेगी। आने दो उसे, आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर रात में जब कोयल वापस घर लौटती है, तभी वो उन तीनों को स्वादिष्ट पाव भाजी खाते हुए देखती है। अरे वाह, पाव भाजी मेरी फेवरेट डिश। मैं भी आ रही हूँ माँ। खबरदार, जो तू यहाँ पर आकर बैठ गई तो तुझे इस पाव भाजी का एक निवाला तक नहीं मिलेगा। क्या? हाँ, बिल्कुल सही सुना तूने। अरे तूने मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या? मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया, लेकिन तूने एक बार भी नहीं उठाया मेरा फोन। और अब घर आते ही एक खाना देखकर इस पे टूटने लगी है तू। क्यों? बाहर गई थी तो कुछ ठूस कर नहीं आई क्या तू? अरे माँ, बहुत ट्रैफिक थी, इसीलिए मैं कहीं खाने के लिए नहीं रुक पाई, और मेरा फोन तो गलती से साइलेंट पर चला गया था, और इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला कि आपके फोन कब आकर गए। हाँ हाँ, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए फौरन बहाने पे बहाने याद आते हैं तुझे। लेकिन बस जो कोई भी जरूरी काम होता है वही तुझसे नहीं हो पाता, इसीलिए आज की ये तेरी सजा है। और अगर तुझे कुछ खाना है तो खुद ही बना ले, वरना भूखी ही सो जा तू, क्योंकि इसमें तेरी ही गलती है। अरे जाने दो ना माँ। हाँ योगिता, अरे आज तो उसे छुट्टी है, तो ये आज नहीं घूमेगी तो कब घूमेगी? वैसे भी हर रोज तुम उसे खाना बनाना सिखा तो रही हो, तो एक दिन नहीं सिखाया तो क्या बिगड़ गया? नहीं जी, वो बात नहीं है। मुझे गुस्सा तो इस बात का आया है कि इसने मेरे कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आज सोचा था कि इसे पाव भाजी बनाना सिखाऊंगी और इसके साथ अच्छा वक्त गुजारूंगी, लेकिन नहीं, इसने तो अपनी ही मनमानी की। फिर अगले दिन जब योगिता कोयल को खाना बनाने के लिए कहती है, तभी वो चुपके से नित्या को बुलाती है। यार नित्या, आज प्लीज तू ही खाना बना देना, और अच्छा सा बनाना, ताकि माँ को ये लगे कि मैंने ही खाना बनाया है, और फिर वो मुझे डांटना फटकारना बंद करेगी, और तो और वो मुझे ज्यादा काम भी नहीं देगी, क्योंकि उन्हें तसल्ली मिल जाएगी कि मैं खाना बनाना सीख चुकी हूँ। ठीक है कोयल, लेकिन ये काम मैं बस आज के लिए ही कर रही हूँ, वापस नहीं करूंगी, समझी कि नहीं? अरे हाँ मेरी माँ, समझ गई मैं। अब चल, जल्दी से बना दे ये खाना, तब तक मैं रसोई के दरवाजे के पास खड़ी रहती हूँ, ताकि माँ आए तो मुझे दिख जाए। फिर सारा खाना नित्या ही बनाती है, और ये सब देखकर योगिता बहुत खुश हो जाती है। चलो अच्छी बात है, मेरे डांटने का तुझ पर कुछ तो असर हुआ। वैसे खाना इतना भी स्वादिष्ट नहीं बना है, पर तेरे मुताबिक तूने अच्छा ही खाना बनाया है, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया माँ। और मैं अब अगले 3 दिनों के लिए गांव आराम से जा सकती हूँ, और तब तक के लिए तुझे ही खाना बनाना होगा। और अब तो तू ठीक ठाक से खाना बना भी लेती है, तो मुझे यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? अब क्या हुआ? इतना क्यों घबरा गई तू? अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर योगिता गांव चली जाती है, और तभी कोयल को ना चाहकर भी सारा खाना बनाना ही पड़ता है। और वो कभी चावल का भरता बनाती है, तो कभी जली हुई रोटियां। लेकिन बेचारे राजीव और पराग, वो दोनों उसे कुछ भी नहीं कहते, और सारा खाना चुपचाप खाते हैं। फिर चौथे दिन जब योगिता गांव से वापस आती है, तभी उन लोगों को वो खाना खाते हुए देखकर हैरान रह जाती है। बाप रे, अरे ये भी कोई खाना है, और आप दोनों तो बड़ी ही चाव से खा रहे हो। कोयल, ये सब क्या है? उस दिन तो तूने मुझे इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाया था,
लेकिन मेरे जाने के बाद तो फिर से ये भरते जैसे चावल और जली हुई टेढ़ी मेढ़ी रोटियां क्यों खिला रही है इन्हें? अरे योगिता, कोयल ने कम से कम कोशिश तो की ना। अरे लेकिन कोशिश से क्या होता है? मैंने अपना इतना सारा समय लगाकर इसे सब कुछ सिखाया है और उसके बाद भी ये नतीजा देखकर मेरा खून खोल उठता है। और अब तो मुझे ये लगता है कि उस दिन का खाना इसने बनाया ही नहीं था। सच सच बता, किसने बनाया था वो खाना? नित्या ने बनाया था ना? अरे माँ, वो अब वो क्या कर रही है? मैं तेरी माँ हूं, मुझसे क्या छुपाएगी तू? देख कोयल बेटा, मैंने तुझे 1000 बार समझाया था कि पानी कम डाल और नमक नाप तोल कर डाला कर। रोटियों को गोल आकार में बना और धीमी आंच पर सेक। लेकिन नहीं, तूने मेरी कोई बात नहीं मानी। पर माँ, चावल चाहे खिले खिले बने या भरते जैसे बने, उसका तो स्वाद मायने रखता है ना कि वो कैसे दिखते हैं। और मेरे आज के बनाए हुए चावलों का स्वाद काफी अच्छा बना है। नहीं कोयल, ऐसा नहीं होता। अरे जो चीज जैसी बननी चाहिए उसे वैसे ही बनाना पड़ता है। देख बेटा, तुझे लगता होगा कि मैं तेरे साथ बहुत सख्ती से पेश आती हूँ और बहुत बुरी भी हूँ, लेकिन मैं तो ये सब तेरे उज्जवल भविष्य के लिए कर रही हूँ, ताकि आगे चलकर तुझे ससुराल में कोई परेशानी ना आए। अब तू ही देख, अब तक तूने जो खाना बनाना सीख लिया, उस कारण तूने पिछले 3 दिनों में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन सबको खाना बनाकर खिला तो पाई ना। तो तू मुझे इतना बुरा क्यों समझती है? माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपके एफर्ट्स की कभी कदर नहीं की, जबकि आपके डांट और आपकी फटकार में ही मेरे प्रति प्यार और चिंता बसी हुई थी। अरे आपने तो बस मुझे बेहतर बनाने के लिए ये सब किया, पर अब देखना, मैं पूरे मन से खाना बनाना सीखूंगी और कुछ ही दिनों में आपकी तरह अच्छा खाना बनाने लगूंगी। ये हुई ना बात। योगिता कोयल को माफ कर देती है और कोयल अब सब कुछ वापस सीखती है और कुछ ही दिनों में वो खाना अच्छा बनाने लगती है। देवा रे देवा, वो देखो, साधना की बहू तानी वहां फूड काउंटर में बैठकर सारा खाना ठूसे जा रही है। और नहीं तो क्या, आधा फूड काउंटर तो उसने ऐसे ही खाली कर दिया। साधना उन औरतों की बातें सुन लेती है। क्यों रे निकम्मियों, मेरी बहू चाहे आधा फूड काउंटर खाली करे या पूरा खाली करे, तुम्हें उससे क्या मतलब? और मेरी बहू का मजाक उड़ाने की तुम लोगों ने हिम्मत भी कैसे की? अरे इतना भड़कने की जरूरत नहीं है साधना, हमने जो भी कहा है सही कहा है। अरे तानी तेरी बहू है या भैंस है? जब नई नवेली आई थी तब तो कितनी सुंदर थी, लेकिन अब एकदम गुब्बारे की तरह फूलती जा रही है वो। वही तो, अब जो मोटा है उसे मोटा ही कहेंगे ना, और नहीं तो क्या। अरे बच्चा हुए तो तेरी बहू को कितने साल बीत गए हैं। गर्भवती होने के कारण वो मोटी नहीं हो रही है, बल्कि ज्यादा ठूसने के कारण हो रही है, और इसलिए हम औरतें उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना कि उसका मजाक उड़ा रहे थे। मुझे सब समझ आता है कि बातचीत किसे कहते हैं और मजाक उड़ाना किसे कहते हैं। अरे मेरी बहू चाहे कैसी भी हो, दूसरों का तिरस्कार करने से पहले खुद के गिरेबान में झांको। बड़ी आई मेरी बहू को बुरा भला बोलने वाली, तो एकदम सांड जैसे फैलती जा रही है, वो देखो पहले। अब साधना गुस्सा होकर तानी को वहां से लेकर जाती है। फिर घर जाकर, क्या माँ जी आप भी, आपने मुझे बीच पार्टी में से क्यों लाया? शोभा काकी का जन्मदिन था ना, वो बुरा मान जाएगी। अरे बुरा मानती है तो मानने दे, लेकिन वहां पर कुछ औरतें तेरा मजाक उड़ा रही थी। क्या? और नहीं तो क्या। अरे तू वहां जाकर कितना सारा खाना खा रही थी और तुझे उस तरह से देखकर वो तुझे भैंस बोल रही थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आया और इसीलिए मैं उन्हें सुनाकर चली आई यहाँ पर। पर माँ जी, मैंने तो इतना खाना खाया भी नहीं। झूठ मत बोलता नहीं, मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा है। तूने वाकई में फूड काउंटर पर रखा आधा खाना खत्म कर दिया था। देख बहू, तू मोटी हो या पतली हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मुझे दुनिया वाले क्या कहते हैं उससे फर्क पड़ता है। पर इतना ज्यादा खाते रहना
ये तेरी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हाँ माँ जी, मैं भी जानती हूँ ये बात। अरे अगर तू जानती है तो क्यों खाती है इतना सारा खाना? तू घर पर भी हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ तो खाती ही रहती है। लोगों के लिए नहीं, लेकिन कम से कम अपने लिए तो पतली हो जा। ये मोटापा सच में बहुत खराब होता है बहू। हाँ माँ जी, मुझे भी अपने आप को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं रोज सोचती हूँ कि कम खाऊं, लेकिन होता ही नहीं। अब आप ही बताइए मुझे। देख बहू, ये सब इतना आसान नहीं है और ये बात मुझे भी पता है, लेकिन तुझे करना ही होगा। इसीलिए कल से तू रोज के हिसाब से कम खाया करेगी और मैं तुझ पर हर वक्त ध्यान दिया करूंगी। फिर देखना, तू धीरे धीरे करके फिर से पतली हो जाएगी। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। फिर अगले दिन से साधना तानी के खाने पीने पर बहुत बारीकी से ध्यान देती है। अरे माँ जी, वो रात का हलवा बचा हुआ था ना, चलो खा लेते हैं उसे। नहीं बहू, अभी 1 घंटे पहले ही तो तूने चाय और पराठे खाए हैं, इसलिए तू इतनी जल्दी मत खा। और ये हलवा तो मीठा होता है, इसीलिए तू तो इसे बिल्कुल भी नहीं खा सकती। ठीक है माँ जी। उदास मत हो बहू, अभी शुरुआत के दिनों में तुझे थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन देखना, इन सब के कारण एक ना एक दिन जरूर फर्क पड़ेगा और तू भी एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। नहीं खाऊंगी ये हलवा। फिर तानी उस हलवे को वापस रख देती है। फिर रात में जब सभी लोग खाने के लिए एक साथ बैठते हैं, तभी उसे कम खाना खाते हुए देखकर तानी का पति ओम और उसका बेटा नमन चौंक जाते हैं। अरे ये क्या तानी, तुम इतना परहेज कब से करने लगी? हाँ मम्मा, अरे आप तो पहले कितना सारा खाना खाती थी, तो आज आपने इतना कम क्यों लिया है? क्योंकि अब मैं पतली होना चाहती हूँ ना, इसीलिए मैंने कम खाना शुरू किया है। क्यों? हाँ बेटा, और ये सुझाव मैंने ही इसे दिया है, वरना ये बेहिसाब खा खा कर और भी ज्यादा मोटी हो जाएगी। इसीलिए इसे नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है। क्या बात है माँ, और तुम फिक्र मत करो तानी, बस मानसिक रूप से खुद पर काबू रखो। देखना तुम, आज तुम्हें तकलीफ जरूर होगी, लेकिन कल रिजल्ट देखकर तुम जरूर मुस्कुराओगी। हाँ ओम, कोशिश तो यही जारी है, और अगर मैं ये सब अकेली करती ना, तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाता। लेकिन माँ जी के साथ के कारण ही मैंने इन सब बातों को सीरियसली लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है तानी। वैसे तुम सिर्फ खाना पीना कम मत करो, साथ में वर्कआउट पे भी ध्यान दो। और अगर तुम कुछ भी ना कर सको, तो कम से कम मेरे साथ वॉक पर ही चल लिया करो। उससे तुम्हें पसीना आएगा और तुम्हारी चर्बी भी कम होगी। मैं रोज सुबह वॉक पर जाता हूँ, तो कल से तुम भी मेरे साथ चलना। ठीक है ओम, कल से मैं रोजाना तुम्हारे साथ आऊंगी। फिर अगली सुबह ओम और तानी दोनों साथ में वॉक करने जाते हैं। और अब धीरे धीरे तानी अपने आप पर हर प्रकार से काबू पाना सीख ही लेती है। ऐसे ही एक रोज जब घर में तानी की मौसी सास मृदुला आती है, तभी अरे साधना, तूने बताया नहीं मुझे कि तेरे घर पर तूने एक भैंस भी पाल रखी है। क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रही हो दीदी? मेरे घर में भैंस कहाँ पर है? अरे क्या साधना, तू भी अंधी हो गई है क्या? वो तो रही तेरे सामने, वो तेरी मुटकी बहू। क्या? इतना कहकर मृदुला हंसने लगती है। वही साधना को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। हंसना बंद कीजिए दीदी, आप मेरी बहू के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। अरे आवाज ऊंची करने की कोई जरूरत नहीं है। भूल मत, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। अरे बड़ी बहन हो तो क्या हुआ, कुछ भी कहने का लाइसेंस है क्या आपके पास? अगर मैं आपकी बहू को ऐसे कुछ भी बोलती रहूं, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो तेरी बहू एकदम गोलगप्पे की तरह फूल चुकी है, तो उसे भैंस ही कहूंगी ना, थोड़ी ना कोई हिरनी कहूंगी। क्या तू भी साधना, लगता है कोई सस्ते नशे करने लगी है तू। बकवास बंद कीजिए दीदी, बस बहुत हुआ। आप मेरे घर में रुको ही मत, निकल जाइए यहाँ से। ये तू क्या बोल रही है साधना? अरे रहने दीजिए ना माँ जी। नहीं बहू, तू तो चुप ही रहे,
जो भी तेरा अपमान करेगा उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है, फिर वो चाहे मेरी कोई बहन ही क्यों ना हो। फिर साधना मृदुला को घर से बाहर निकाल कर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। अरे क्या माजे, आप भी हर कोई मेरे मोटे होने को लेकर मजाक उड़ाता है। आप किस किस का मुंह बंद करोगी? और आपको मौसी जी को इस तरह से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अब उन्हें कितना बुरा लगा होगा। अरे लेकिन तुझे बुरा लगा उसका क्या? देख तानी, इतनी भी मन की अच्छी मत बन कि लोग तेरी अच्छाई का फायदा उठाएं। जो गलत है वहां पर मैं जरूर बोलूंगी। और दीदी तो मुझसे बड़ी है, तो उनमें थोड़ी तो अक्ल होनी चाहिए थी ना, कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए। और अगर इन सब के बाद दीदी अगर मुझसे बातचीत करना बंद कर भी दे तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रिया माँ जी, आप मेरे लिए कितना अच्छा सोचती हो। दूसरे लोग मेरे मोटापे का कितना मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप और ओम, आप दोनों ने मुझे कभी महसूस नहीं कराया कि मैं कितनी बदसूरत दिखती हूँ, बल्कि हमेशा मुझे खुश रखा है। मेरे लिए कोई कुछ बुरा कहता है तो आप हमेशा मेरे लिए लड़ती हो। और आज के जमाने में कोई भी इतना नहीं करता माँ जी। अरे क्या तू भी बहू, और उसमें शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? तू मेरी कहने के लिए बहू है, लेकिन मैं तो तुझे अपनी बेटी ही मानती हूँ। और हमेशा याद रख कि एक व्यक्ति अपनी सूरत से नहीं, बल्कि अपनी सीरत से, यानी अपने स्वभाव, कर्म और मन से सुंदर होता है। तुझे पतली होना है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए। समझी कि नहीं? हाँ माँ जी, आज मैं एकदम अच्छे से समझ गई। अब शाम होने पर तानी साधना के साथ भी बाजार जाया करती है, और उतना ही उसका एक प्रकार से वॉक भी हो जाता है। वह खास तौर पर उन सारे आइटम को खाना छोड़ देती है जिनसे उसका मोटापा बढ़ता है। और ऐसे ही एक महीना बीत जाता है, लेकिन उसके मोटापे में कोई बदलाव नजर नहीं आता। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है यार? मैंने पूरे महीने में एकदम शिद्दत से अपने ऊपर काम किया है, इतना कम खाया है, टाइम टू टाइम वॉक भी किया है, और इतना सब करने के बाद भी मेरा वजन कम कैसे नहीं हुआ? हाँ तानी, और ये वेइंग मशीन भी एकदम बराबर है। वे तुम्हारा वजन कम कैसे नहीं हुआ? क्या हो सकता है माँ? अब ये बातें तो मुझे भी नहीं पता बेटा, लेकिन तानी, तू अब इस सोच को लेकर मत बैठ। अभी फर्क नहीं दिख रहा तो क्या हुआ? जैसे जैसे समय बीतेगा तू अपने आप पर काम करना जारी रख, उसे छोड़ मत दे। आज नहीं तो कल फर्क जरूर दिखेगा, लेकिन तू इस तरह से हिम्मत मत हार बेटा। ठीक है माँ जी, आप कह रही हो तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आज अगर कुछ फर्क दिख जाता तो मुझे पतला होने में और भी ज्यादा जोश आ जाता, और आगे मैं और भी अच्छा कर पाती। फिर एक दिन, अरे तानी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? हमें मेरे बॉस की बेटी की शादी में जाना है। नहीं ओम, मैं नहीं आ रही। तुम माजी और नमन के साथ ही चले जाओ। लेकिन क्यों तानी? अगर तुम नहीं आओगी तो बॉस की वाइफ को बुरा लगेगा। पहले ही वो तुम्हारे बारे में मुझसे कितना कुछ पूछ चुकी है। अरे बाबा, मुझे वहां पर आने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अगर वहां पर आ गई तो शादी में मौजूद सभी लोग मेरे मोटे शरीर को देखेंगे और मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। इसीलिए मैं नहीं आना चाहती। देखो तानी, जीवन में चाहे आप अच्छे हो या बुरे हो, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। अरे उनका तो वही काम होता है। लेकिन हमें दूसरों के कहने से दुखी नहीं होना चाहिए। उनकी बातों को दिल पे ना लेकर तुम्हें उल्टा खुश रहना चाहिए। अपने आप से प्यार करो तानी। ठीक है ओम, अगर तुम इतना कह रहे हो तो चलूंगी मैं तुम्हारे साथ शादी में। एंड थैंक यू सो मच। तुम मुझे कितना समझ कर लेते हो, हमेशा मेरा साथ देते हो। ऐसे ही एक रोज, पापा पापा, कल मेरे स्कूल में आओगे ना आप? कल मेरा एनुअल डे फंक्शन है और उसमें मैंने भी पार्ट लिया है। अरे वाह नमन, वेरी गुड बेटा। लेकिन कल शायद मैं तुम्हारे एनुअल डे के फंक्शन में ना आ पाऊँ। लेकिन क्यों पापा? अरे बेटा, कल ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ा है और मुझे कल छुट्टी भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन कोई बात नहीं ना चांद, पापा नहीं आए तो क्या हुआ, आपकी मम्मा जरूर आ जाएगी। नहीं पापा, मैं नहीं चाहता कि मम्मी मेरे स्कूल में आए।
आप ही आओ ना। लेकिन क्यों बेटा? आप क्यों नहीं चाहते कि मम्मी आपके स्कूल में आए? क्योंकि उन्हें देखकर सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो मोटी है ना, इसीलिए। और वो बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए आप ही आओ पापा। ये तुम क्या कह रहे हो नमन? ये बहुत गलत बात है। वो तुम्हारी मम्मी है, फिर चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। और एक बात हमेशा याद रखो बेटा, कि किसी के मोटे पतले गोरे या काले होने से वो व्यक्ति खराब नहीं हो जाता। एक व्यक्ति की असली सुंदरता उसके मन में बसी हुई होती है। फिर भी पापा, जाने दो। आप भी मत आओ, और मम्मी को भी मत भेजना। कोई भी मत आओ मेरी एनुअल डे के फंक्शन में। आपको तो बस अपने काम की ही पड़ी है। अरे लेकिन नमन, मेरी बात तो सुनो बच्चे। ये लड़का भी ना। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन तानी के वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो घबरा कर डॉक्टर के पास चली जाती है। और फिर कुछ टेस्ट करने के बाद, क्या क्या ये सच है डॉक्टर? हाँ तानी, आपको थायराइड है। और थायराइड में व्यक्ति का वजन या तो बढ़ता ही जाता है, या फिर वो वैसे का वैसा ही रहता है। इसलिए आपके इतना वॉक करने पर या फिर कम खाना खाने के बाद भी आप पतली नहीं हो पा रही। ओ गॉड डॉक्टर, तो अब क्या करें? हाँ डॉक्टर, मेरी बहू अब कैसे ठीक होगी? आप चिंता मत कीजिए, मैं एक प्रॉपर डाइट प्लान बना कर दूंगा। और साथ ही आपको योगा और वर्कआउट भी करना होगा। और इन सब से आपका थायराइड भी जरूर कम होगा। ठीक है डॉक्टर, आप मुझे दे दीजिए वो डाइट प्लान। मैं अब समझ चुकी हूँ कि जीवन में चाहे कुछ कमाओ या फिर ना कमाओ, लेकिन सबसे बड़ी कमाई तो हमारी सेहत ही होती है। और अगर वो सही रहेगी, तभी जाकर हम दूसरे काम कर पाएंगे। इसीलिए अब से मैं कोई भी चीज करने से पहले अपनी सेहत को महत्व दूंगी। और इस थायराइड की बीमारी को भी एक ना एक दिन जरूर मात दे दूंगी। शाबाश तानी, ये हुई ना बात। बस ऐसे ही मानसिक रूप से मजबूत रहिए, फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और इस तरह से तानी डॉक्टर की कही हर बात ठीक से मानती है, और अपनी सेहत पर ध्यान देकर वो थायराइड से मुक्त हो जाती है और खुशहाल अपना जीवन जीती है।